All right, so आ जाओ जी, it's velapundi.com. Let's go. अदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं रेड एफएम की स्टूडियो में। मैं आरजे तो नहीं बनी हूं लेकिन आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे आरजे से जो अपने आप में इंस्पिरेशन है। आवाज द वॉइस इंटरव्यूज में हमें ज्वाइन किया है आरजे रफीक ने, लेकिन ये इंटरव्यू हम यहाँ नहीं शूट कर रहे हैं, ये हम शूट कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। कहाँ, आइए दिखाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर यतीम खाना में, जिसको राहत मंजिल रन करती है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑर्फन बच्चे जो हैं या जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या जिनके पेरेंट्स जो है काम करने की हालत में नहीं होते हैं, उनके लिए ये यतीम खाना बनाया गया है। अब आज इस यतीम खाने में हम आरजे रफीक को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वो इस यतीम खाने का एक हिस्सा रहे हैं। शुक्र शुक्र खुदा दुआई कर बहुत हफ्त तुही चुन मे समखान घर इन बे इंशाल्लाह मैं वन आवरे रोस वाला इमो थैंक यू रफीक, आप बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम पे भरोसा जताया और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए आप रेडी हुए। ये यतीम खाना आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाइफ में रहे हैं कि आप हंदवारा से इस यतीम खाने में दाखिल हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पहले आपने भरोसे की बात की, तो पहली बात तो यह है कि बहुत मुद्दत के बाद पता नहीं, जब मैं यहाँ इस हॉस्टल में जब मैं रहता था, जब इस इदारे में हम हुआ करते थे, तो तब एक अलग चहल पहल, तब 500-700 बच्चों के मामलात हर दिन आप यहाँ पर देखते थे, उनको आप ऑब्जर्व करते थे। तो पिछले कुछ बरसों में वो कहानियाँ यहाँ से बाहर कम आने लगी। तो शायद तब तक मैं भी था कि नहीं, वो इदारा माशाल्लाह जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत खूबसूरत सी वहाँ की कहानियाँ बाहर आ रही हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ के बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ बरसों से ये जब ये कहानियाँ कम होने लगी तो मुझे लगा कि अब पे बैक करने का वक्त आ गया है। अब उस इदारे के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे हालात कैसे रहे हों या क्या मामला तब गुजरे हैं हमारी ज़िंदगी में, अब वो बताने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो सब कहानियाँ गुजरी हैं, और आज वक्त आ चुका है जब हम वो कहानियाँ मंजर आम पर रखें और उन लोगों को दावत दें कि वो इस तरह के इदारों को एक्सप्लोर करें और अपनी ज़िंदगी को शेप दें, बेहतर बनाएं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो उस तरह के लोगों की राहत बनते हैं। और मुझे लगता है जब मुझे राहत चाहिए थी ज़िंदगी में, जब मुझे किसी का सहारा चाहिए था, अपने हालात का जिक्र किया, हालांकि मैं शायद उसको डॉज करना चाह रहा था। हाँ, मैं समझ रही हूँ, आप इसको कहीं और ले रहे हैं। पर वो हालात ऐसे रहे हैं कि अगर ये अल्लाह ताला की मदद से अगर ये इदारे ने तब हाथ नहीं थामा होता तो शायद आप इस नाम को कहीं जानते ही नहीं कि रफ़ीक जो आरजे है, रेडियो पे बोलता है, इवेंट्स पे होता है, स्टेज पर होता है, आप कहीं नहीं देखते, ये नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। सवाल को आपने थोड़ा घुमाया फिराया, अभी भी मेरा सवाल वही है कि यहाँ आप कैसे पहुंचे? घर के हालात ऐसे हो गए थे
कि अगर हम उस पे रहते तो ना मेरी पढ़ाई कभी होती, ना मैं स्कूल देखता, और खस्ता तो खैर जब वालिद साहब आपकी छोटी उम्र में गुजर जाते हैं तो आप समझते हैं कि फिर आपकी सरपरस्ती आपसे दूर चली जाती है। मतलब कुछ रहा नहीं था, क्योंकि उस दौरान फिर बहुत सारे और भी मामला घर के साथ हुए। घर में आग लग गई तो चीज़ें तहस नहस हुई। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, और फिर ये इदारे ने दरवाजे खोले हमारे लिए, और फिर मैं बड़ा यही हुआ हूँ। पहला दिन याद है आपको जब आप यहाँ आए थे? हाँ, पहला दिन इसी ग्राउंड का है। और हालांकि तब हमारे पास ये बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, ये सब नहीं, ये बहुत बाद में बना है। तो मैं आज भी मानता हूँ कि इस इदारे की एक एक दीवार मुझे जानती है, और मैं जब यहाँ आता हूँ तो एक एक दीवार मुझसे बात करती है, एक एक ईंट यहाँ की मुझसे बात करती है। यहाँ मुझे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है। तो मैं तब की बात करूँ तो ये बिल्डिंग थी नहीं। यहाँ पर हमारे लिए एक इन हाउस सलून हुआ करता था। तो ये बिल्डिंग थी क्योंकि यही हमारा स्कूल था, और यहाँ ऊपर तब मस्जिद हुआ करती थी, खैर वो बाद में बनी। तो ये हमारा स्कूल का मेन एंट्री और डाइनिंग हॉल यहाँ हुआ करता था। जब मैं पहले दिन आया था तो हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ इस रूम में हुआ करते थे। तो हमारे अंकल जी हमारे साथ थे, मैं बहुत छोटा था। तो जब मैंने इनको यहाँ से गुजरते हुए देखा तो मैं जार रोने लगा, क्योंकि तब मुझे एक पल के लिए एहसास हुआ कि अब मुझे यहाँ छोड़ दिया जा रहा है और बस हो गया, मतलब मेरा वो कनेक्शन कट गया। मैं दौड़ना चाहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन बाहर इन ऐसी फीलिंग्स जाई थी कि हो सकता है ये जज्बाती होके ना रोने धोने लग जाए। तो बहुत मोहब्बत मिली, कहा कि नहीं जाना है, आप जरा रुक जाएं। तो मुझे पूरा मौका मिला रोने के लिए। तो मैं बाहर आया, थोड़ी देर के लिए वहां रुका। तो क्योंकि मेरे जैसे कई सारे लोगों के साथ ऐसा मामला शायद हुआ हो पहले, तो प्रिंसिपल साहब जानते थे कि इनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे इनको टालना है। तो उन्होंने एक बच्चे को मेरे साथ दिया, कहा कि इनको पूरा टूर कराओ कि कैसा इदारा है, कैसे यहाँ का माहौल है, इन्हें कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। तो फिर वो एक भाई थे हमारे सीनियर ही थे, तो उनके हवाले मुझे किया गया। उसी मोमेंट जब हम यहाँ दाखिल हुए थे, बहुत छोटा था मैं, आज मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक वो चहल पहल मैं इमेजिन कर सकता हूँ मेरे आसपास। ये कुछ दिन के 4-5 बजे का वक्त था जब यहाँ ऐसी हालात थी कि बच्चे उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। ये जगह थी तब डिफरेंट थी, तब यहाँ एक पार्क हुआ करती थी। तो उस पार्क में अलग अलग टर्फ बनी हुई है, बीच में से गेंदबाजी हो रही है, कोई बीच में शॉट मार रहा है, तो डिफरेंट चीजें थी। मैं उनके बीच में जा रहा था, वो मुझे लोगों से मिला रहे थे कि ये नया लड़का आज आया है, इसकी ये कहानी है, यहाँ से बिलोंग करता है। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट डे। इस इदारे ने बहुत कुछ सिखाया है। इस इदारे से बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी यादें, जिंदगी का जो मेन ट्रैक है ना, वो यहीं से जुड़ा हुआ है। कुछ मतलब रेड एफएम ज्वाइन करने से पहले आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया है, उसमें से एक जगह दूरदर्शन भी थी जी। जब आप जाते थे, तो आपने अभी इस इंटरव्यू से पहले जिक्र किया कि किस तरह से आपके पास एक सूट था, इनफैक्ट सूट भी वो प्रॉपर नहीं था, सिर्फ कोट था जी। वो लगा के आप शोज करते थे। आपके जूतों में पानी चला जा रहा था और बर्फ में पैदल जा रहे थे। थोड़ा उसका जिक्र करना चाहेंगे? वो इसलिए बिकॉज लोग जब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है तो मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट डायनामिक, मोस्ट वर्सेटाइल, ये वर्ड्स बोले जाते हैं आपके लिए, बट आई रियली वांट टू नो व्हाट ऑल इट टुक। लोग दूरदर्शन के लिए ना बहुत, ये विंटर्स का टाइम है, मैं बहुत से लोग जानते हैं, एक बड़ा बहुत बेहतरीन सा डेली बेसिक प्रोग्राम जो कि कमिश्निंग प्रोग्राम डीडी कशिर के लिए आता था। तो उसी में एक मैं सेगमेंट पेश करता था। तो ये इदारे से मैं नया बाहर आया था। और अभी द स्ट्रगल ऑफ लाइफ अभी शुरू हुई थी। अभी मैं कई सारी चीजें सीख रहा था, क्योंकि यहाँ की प्रिपरेशन और यहाँ की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ इतने मजबूत आपको बनाए जाते हैं ताकि आप डील कर पाओ जो जिंदगी का असली वहाँ फाइट क्लब है, उसमें आप कैसे दाखिल हो जाओ। पर देखिए, अब बाहर जाने के बाद तो आपको स्ट्रगल करनी है ना, फाइनेंशियली आप देखोगे चीज़ों को। मैं नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं नया बाहर आया था, तो मैं नई चीज़ें करना चाह रहा था, मैं वो चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहा था शायद जो बहुत हद तक कहीं दबी हुई थी, मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। फिर जब मैंने एक नई कहानी देखी कि
मैं एक शो के लिए, उससे पहले कि मैं दूरदर्शन में गया, मैं किसी एक शो के लिए गया था, वहाँ मैं फैसिनेट हो गया कि बहुत सारे लोग लाइट्समैन से लेकर के कैमरा टीम से लेकर के बिहाइंड द सीन्स कुछ और होता है, वायरिंग इतनी पूरी डली हुई, हम जो देखते हैं वो स्क्रीन इतना सा है, इसके पीछे जो कहानी एक अलग दुनिया है। तो मैं वो चीज़ देख करके ना बड़ा फैसिनेट हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि ये लाइन में शायद चुनूं तो मेरा फ्यूचर इसमें है। जो ही मैंने वो कहानी स्टार्ट करी, मेरे पास उस जोन में जाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी नहीं थी। बेसिक चीज़ों की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस वक्त के कपड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं उस तरह का स्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैं शायद उस तरह दिखने की बात या उस तरह के लिखने की बात या उस तरह प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, वो सब नहीं था। फिर जिस प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दूरदर्शन के लिए उन दिनों आप एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर रियल टाइम आप बाहर जाते हैं और उस वक्त आप रियल न्यूज़ फार्मर्स को देते हैं कि अभी कृषि दर्शन करके वो प्रोग्राम था, उसमें क्या क्या चीज़ें अभी मार्केट में हैं। तो ये बात खैर सच है कि मैं सूट का सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा पहनता हूँ। एक सूट का जो जैकेट है, जो कोट है, वो नीचे टी शर्ट डाल के, मेरे पास वो फुटेज भी कहीं सारी मौजूद है, और नीचे ट्राउज़र और बेसिक सा जूता। जब आप बर्फ़ में वो शूट कर रहे हैं तो ऊपर आप बहुत चहल पहल देख रहे हैं ऊपर के हिस्से में, और नीचे क्या हाल है वो कभी कैमरे पे नहीं आता है। खैर वो चीज़ एक मैं उसको स्ट्रगल कभी नहीं बोलता। मैं तो ये मानता हूँ कि वो चीज़ होती है जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हो। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट जस्ट टू ग्रो। सो मेरे लिए वो स्ट्रगल है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि जितना ऊपर वाले ने दिया है ये तो खैर बहुत है। यहाँ एक मतलब जो हमारे वार्डन साहब हैं, मतलब उनके खिदमात को आप कैसे कैलकुलेट करो कि जब छोटा बच्चा जिसको माँ की ज़रूरत होती है, जब वो नींद में समझता नहीं है, ये नहीं जान पाता है कि वो बिस्तर में सोया है और शायद ठंड के माहौल में वो उठ के वॉशरूम नहीं जाए और वहीं पे वो पेशाब कर लेगा, तो उसको हैंडल करने के लिए ना वार्डन है, और वो वार्डन इतने सारे कई सारे बच्चों की ऐसे खिदमात पेश करते हैं। ये बात बाहर लोग करते ही नहीं है, लोग बात ही नहीं करते। लोग तो नेगेटिव साइड ढूंढते हैं ना। शायद मैं भी बहुत मुद्दत तक खामोश रहा हूँ अपने इदारे के बारे में बात करने के लिए। मैं खामोश इसलिए रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोग जब भी इंटरव्यू की बात करते हैं कि नहीं आप बात कीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते थे, आप यहाँ पढ़ते थे यतीम खाने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर आस्किंग फॉर नेगेटिव साइड। उनको नेगेटिव स्टोरी चाहिए। बट आप इस खिदमत के पीछे क्या बताओगे आप कि एक बंदा जो अपनी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी दिया है सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों को अच्छी राह पर लाया जाए। अभी ये जो ट्रांजिशन आपका रहा है लाइफ में, कि अभी की जो आपकी लाइफ है और जो रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? जब मैं यहाँ था, आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजें। बाहर के मामला से आप दूर हैं। आपको शायद कुछ पल के लिए दूर भी रखा जाता है कि आप कोई गलत कदम ना उठाओ, आप कुछ गलत चीज ना सीखो। तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। खैर वो वक्त अलग था, हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, तो तब कहानी अलग थी। अब ट्रांजिशन ये हो गया कि अब मैं जो काम करता हूँ, मैं जो चीज़ देखता हूँ, या जो फैसिलिटीज़ हैं अब लाइफ की, सुकून तो है, ऐसा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल जो मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ में मैं अभी हूँ, वो सब इसी इदारे की देन है। लेकिन हाँ, थोड़ा इख्तिलाफ हो सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है इस इदारे की यहाँ से, क्योंकि बहुत बेहतरीन लोग निकले। मैं मतलब जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो मुझसे बेहतर काम करते हैं, बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं। शायद मैं उस हद तक खिदमत उस तरह की अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ शायद चलिए वो अलग अच्छा हो सकता है मेरे लिए। अब जो आपने बोला उसको मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि यू वर वेरी यंग जब आपके फादर चल बसे, फिर घर पे आग का वाक़ा, फिर आपको यतीम खाने में डाला गया, फिर यहाँ पे स्ट्रगल्स, घर को मिस करना, फिर लाइफ में खड़े रहने के लिए फिर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, एंड वो सारी चीजें, एंड फाइनली आर्जिंग और होस्टिंग की दुनिया, एक्टिंग की दुनिया में एंटर हुए। कई सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, हालांकि आपका काम सिर्फ होस्टिंग करना है, बट कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही है यहाँ पे। तो जब लोग आपको जज करते हैं या कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्या वो पर्सनल कैपेसिटी में आपको अफेक्ट करते हैं? आपको लगता है कि आप जिस फोर्स से, आपकी जो फाउंडेशन है, आप जहाँ से आते हैं,
तो ये जो है ना, एक कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई कुछ भी मेरे बारे में बोले, मेरी उस फाउंडेशन को हिला ही नहीं सकती। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मैं। दूसरी बात ये है कि हम वेल ट्रेन्ड थे। मैं आपको उस एग्जैक्टली वही चीज बताऊंगा कि जो मेरे साथ हुआ है। मैं आपको वो देयर इज दिस पार्क, जो उस पार है। तो इफ्तार होता था तो हम यहाँ होते थे। ओके, इस पार्क। अमीन साहब हमारे एक वार्डन है यहाँ, वो एजाज साहब, कलीम साहब, ये वो लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं। ओके, शाम का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है, बहुत सारे लोग मिलने आते थे और वो इफ्तारी लेकर आते थे सर्व करने के लिए। ओके, इस पार्क में बच्चे बैठे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं और कोई बाहर से गेस्ट आए हैं जो मिलने आए हैं, तो वो बच्चों को इफ्तारी बांट रहे हैं। अब समझते हैं कि इन बच्चों का अपने माँ बाप से इंटरेक्शन नहीं है। इन बच्चों के लिए सब कुछ इनके अपने वार्डन्स हैं, इनके जो साथीज़ा हैं वो हैं। और जब कोई बाहर से आता था ना, बड़ी बहुत खूबसूरती से मिलते थे। तो इसी ग्रिल की बात है, यहाँ तब थोड़ी छोटी ग्रिल हुआ करती, डिफरेंट तरीका था। तो यहाँ से एक साहब हैं जो बच्चों को यहाँ से सामान दे रहे थे। तो ये जो आज रोस्टिंग की बात होती है, आज बड़ा जिससे बड़ी तकलीफ होती है, लोगों को अपना काम छोड़ देते हैं। अमीन साहब उनके साथ खड़े हैं और वो बच्चों को दे रहे हैं कोई चीज। अब क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ी भीड़ हो जाएगी और वो खुश हो जाएंगे जब कोई आ रहा है कुछ उनको दे रहा है। इफ्तारी का वक्त है, दिन भर सबका रोजा रहा है। तो वो साहब ने ना, हम सब बच्चे उनके सामने हैं, वो साहब ने बोल दिया, यिम छिम मोंडकट, यिम रोजन हमेश मोंडकट है। ये बात बोल के ना, और इसी इदारे में जहां पर सबके सब यतीम उसके सामने हैं, जब उन्होंने ये बात बोली और सबके सब मासूम बच्चे सामने हैं, अमीन साहब अपनी नजरें मिला रहे हैं एक और वार्डन के साथ, और उन्होंने बच्चों का रुख बदलते हुए देखा कि इन्होंने मेरे बच्चों के बारे में ऐसा बोला। तो इन्होंने उनको कहा, जनाब छोड़ दीजिए, हो गया। हम तो सब बच्चे थे, चल गए, निकल गए, पर हमारे वार्डन साहब ये बात नहीं भूले। हर जुम्मे की नमाज के बाद वो बोलते थे कि मेरे बच्चों, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपके बारे में किसी ने ऐसा बोला, तो अब आप ऐसी रहनुमाई करनी है कि मुझे ये दुख दोबारा ना झेलना पड़े। ओके, like you have to prove yourself. हर किसी को अपने आप को प्रूफ करना है, किसी भी लाइन में हो। वो दूर गांव में कहीं 4 बच्चों को पढ़ा रहा है ना, आपको वहां रिप्रेजेंट करना है अपने इंस्टीट्यूट से, अपने इदारे को जिससे आप बिलोंग करते हैं। जब रमजान होता है जी, कई सारे लोग डोनेशंस के लिए यतीम खानों में आते हैं जी। तो व्हाट्स दैट वन थिंग जो आप उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जो उनको उन बच्चों के सामने नहीं कहनी चाहिए? मतलब इससे पहले कि आप उस बात पे आए, आप जो बात करते हैं ना पर्दे की, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, पर्दा, सबसे बड़ा पर्दा पता है क्या है? वो ये है कि आपके रिश्ते अगर अच्छे हैं ना अपने वालिदैन के साथ, आप अपने बाप का फोन यतीमों के बीच ना उठाएं। आप अपनी मदर का फोन, हाय मामा मैं आ रहा हूँ, वो बच्चे यतीम हैं, उनको उस बात की ना, वो उम्र भर कभी ये सब देख ही नहीं पाए। तो जब आप बात पर्दे की ना, फिर बहुत चीजें हैं डिस्कस करने को, वहां मैं जाना ही नहीं चाहता। अब तो हम उस बारे में बात ही नहीं करते भाई, अब मैं बात ही नहीं करना चाहता उस बारे में, क्योंकि अब अगर आप आते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये हिदायत दिया है, बहुत अच्छी बात है, आप यतीमों की रहनुमाई कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आप जब भी कभी उनसे मिलें, बस उनसे मिले उस वक्त। बाहर का कनेक्शन 2 मिनट की, अगर आप 10 ही मिनट दे रहे हो ना, मेक देम फील गुड, उनको वैल्यूड फील कराए। क्या है ना कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ इस चीज के लिए तरसते हैं कि कोई अपना बना करके उनसे बात करे। ऐसे ऐसे जितने और भी इदारे चल रहे हैं ना, इसलिए व्हाई आई एम सेइंग कि उनको नहीं पता कि वो बच्चे कितने ग्रेटफुल हैं उन जगहों से जिनसे वो बिलोंग करते हैं। वो हमेशा ना तैयार होते हैं, उनको ना जान देनी पड़े ना ऐसे इदारों के लिए, वो दे देंगे, क्योंकि उनको मोहब्बत और उनकी इज्जत सिर्फ अल्लाह ताला के बाद इन इदारों ने दी बख्शी है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और ये बहुत ब्रूटल दुनिया है, बहुत ब्रूटल है। यहाँ लोग आपकी स्ट्रगल, आपकी किसी भी चीज को नहीं समझते हैं और ना ही कोई समझने के लिए तैयार है। आप आ रहे हैं, आप इन बच्चों की मदद कर रहे हैं, आप उनकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर मेक श्योर कि आप इनको हर्ट ना करें। तो जी मैम मैं अपने हाँ, तो ये हमारी बैकबोन,
मतलब मैं सपने आज भी यहाँ के देखता हूँ। अच्छा। मैं इस कमरे में सोया हूँ, मेरा वार्डन का रूम ये है, मैं सपने आज भी इसी रूम के देखता हूँ। आज भी अगर सपने में जागता हूँ ना, तो क्योंकि बहुत मुद्दत तक आप यही ना, तो हमारे यहाँ आप ऐसे रखते हैं ना अपने रूम नंबर्स याद, रूम नंबर 1 2 3 4। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था, हमारे यहाँ क्राफ्ट सेंटर एक रूम का नंबर है, क्राफ्ट सेंटर दूसरे रूम का नाम, इसको हम बोलते थे बाथरूम कमरा है। क्योंकि बाथरूम की जो मेन पाइप जो जाती थी, तो वो पाइप यहाँ से जाती थी। तो हालांकि वो कमरा बहुत अच्छा खूबसूरत था, नाम बाथरूम कमरा है। तो बड़ा सा हॉल, बड़ी सी कहानियां, बहुत लोगों के सपने, यार कितनी सारी चीजें यहाँ। मैं तो एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ आई थी कि शायद हम इस इंटरव्यू में कुछ और बात करेंगे, बट ये एक अलग लाइन में चला गया जी। आई एम नॉट फीलिंग सिंपैथेटिक अबाउट इट, बट वही चीज है, अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्र शुक्र अकेला शुक्र आमीन 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 आई थिंक दिस इज इट जो आपको मिला है जी। तो इसके सामने, अच्छा ये राज की बात है, इकलौती दुनिया की ऐसी जगह है जिस दरवाजे से मैं जब घुसता हूँ ना, तो मैं छोटा बच्चा हो जाता हूँ। यहाँ मेरी आवाज अलग हो जाती है, यहाँ मेरा बिहेवियर अलग हो जाता है। आरजे रफीक नहीं कोई आरजे रफीक यहाँ नहीं, यहाँ एक इकलौता ऐसा स्टेज है ये जहाँ मैं नर्वस हूँ। ओके वेल, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज अपना पास्ट शेयर करना, द ट्रॉमास, एंड फिर किस तरह से उसको एज एन इंस्पिरेशन, एज अ चैलेंज लिया आपने। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ये कॉन्वर्जेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस मैं आपके प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने सारे दोस्त देख रहे हैं, कि ऐसे इदारे जितने सारे हैं, इनकी रहनुमाई करें जब कभी मौका मिले। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे आकर के दे दें, सर वो नहीं चाहिए। जितने सारे लोग इस सब खिदमात में ना, इन सब खिदमात में इन्वॉल्व हैं, उनकी ज़रा कदर करें। अब ये जानते ही नहीं है कि बहुत सारे लोग जो इन इदारों में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जवानियाँ दी हैं, उनके घरों की खुद की हालात कैसी हैं, तो ज़रा उस पर नज़र दें, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। और क्योंकि अभी एडमिशन का भी टाइम है यहाँ, तो आसपास में आपको कोई भी लगे कि कोई मुस्तहिक है, कोई परेशान है, कोई ऐसा है जिनको इस सहारे की ज़रूरत है, तो यहाँ राहत मंजिल जैसे इदारों के दरवाजे खुले हैं। और क्योंकि पहला ऐसा वक्त है जब सिर्फ यहाँ यतीम बच्चे ही दाखिल होते थे, अब क्योंकि ये समझ चुके हैं कि एक बड़े पर्सपेक्टिव से उन तमाम लोगों के लिए भी ये दरवाजे खुले हैं जहाँ जिनकी माली हालात जो है वो खस्ता है, कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तो 50% अगर डिसेबिलिटी से भी बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी ये दरवाजे खुले हैं। मैं बस इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आए, इस तरह के इदारों से जुड़ें, यहाँ अपना दाखिला कराएं और अपनी ज़िंदगी को बदलें, क्योंकि इकलौती चीज़ है जिससे आप अपने हालात को मात दे सकते हैं, वो एजुकेशन है, और इससे बेहतर जगह कोई नहीं।